गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। गुड इवनिंग क्या 12 बज रहे हैं रात के, गुड मॉर्निंग है। तो वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। तो मैं डायरेक्टली जो नोट्स हैं उस पर ही आता हूँ। फ्रंट पेपर पे जो न्यूज़ है वो रिलेटेड टू है काबुल। काबुल से रिलेटेड है। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि नियर अबाउट 35 पेजेस इसके अंदर हैं जो हम कवर करेंगे। नियर अबाउट 35 पेजेस हैं, तो वीडियो लंबी होती है क्योंकि वीडियो को ऐसे समझाया जाता है कि डीपली तक वो चीज़ आपके अंदर समझ में आनी चाहिए। देखो, जैसे फ्रंट पेपर की न्यूज़ है काबुल ऑफर शेयर पावर, मतलब कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने ऑफ़र दिया है तालिबान को, ठीक है हम आपके साथ बात करेंगे और आपके साथ ये इशू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार देखा होगा यूपीएससी मैप में या फिर मैच द फॉलोइंग में ऐसा आता है, इराक दे देंगे और वहाँ पे कोई सिटी का नाम दे देंगे, या फिर ईरान दे देंगे, कोई सिटी का नाम दे देंगे और पूछेंगे करेक्ट मैच कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। या फिर मैप में लगाने के लिए आ जाता है नॉर्थ टू साउथ। अगर आपको सिटी पता है कौन सी कंट्री की कहाँ पे है तो आप इजीली उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे। अगर मैं लेता हूँ आप पहले अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान ये है, तो इसमें सबसे बड़ी सिटी जो उसकी कैपिटल वो है काबुल। मेन सिटी के नाम याद रखना, काबुल। और आपकी गजनी एक सिटी है जिसको कब्ज़ा लिया तालिबान ने, बिल्कुल पास में है। देखो ये दोनों सिटी दोनों पास में है, एक ये है। उसके बाद आपसे मेन सिटी जो है वो आपकी खोनजोद है, ये नाम याद रखना। और दूसरा जो नाम रखना आपका जाजांग करके और खंदार, ये करके 4-5 सिटी के नाम याद रखो बस। ये तो ये किसकी हैं, ये अफ़गानिस्तान की हैं। और आप रख सकते हो तो हीरत का नाम रख सकते हो, वो और भी आप बढ़ा सकते हो सिटी। जलालाबाद का नाम याद कर सकते हो। तो कोई हिंदकुश रेंज के पास वाली सारी ये सिटी है। काबुल हो गई आपकी, गजनी होगी, खानदार होगी आपकी कोनजोद होगी करके, और जाजंग करके ये सिटी होगी। तो ये कुछ सिटी हैं जो अफ़गानिस्तान की हैं, आपको याद रखना है। लगाने के लिए नहीं आएगा आपको अफ़गानिस्तान के अंदर, पर आपसे वो पूछ सकता है। आपको 2-3 सिटी के नाम दे देगा, एक दे देगा सीरिया का क्योंकि ये भी डिस्प्यूटेड एरिया, एक अफ़गानिस्तान की दे देगा और एक ईरान की दे देगा या इराक की दे देगा। अब आपको मैप पता होना चाहिए कि कौन सी कैपिटल ऊपर आती है। अगर कंट्री ऊपर आती है तो जैसे ये आपकी सीरिया है, सीरिया के जस्ट नीचे आपकी इराक आती है, इराक के जस्ट नीचे बिल्कुल पाकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान आती है। पहले आपको सिटी पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री की है, उसके बाद आप इजीली उसको लगा पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सीरिया की जो इंपॉर्टेंट सिटी है। सबसे बड़ी है अलीपो, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी ने। अलीपो, होम्स और आपका डेमस्कस, ये 3 सिटी के नाम याद रखो, याद रख सकते हो, याद रखो। हामा रख सकते हो, आपके लताकाई रख सकते हो। ये 2 नाम रखने चाहते हो तो ये भी, हामा, अलीपो, हामा, होम्स, डेमस्कस, ये सब सीरिया की सिटी हैं। कहाँ की हैं ये सारी सिटी, कहाँ की हैं, सीरिया की हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बंद हो गया अपने आप, 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट। ये सारी सिटी कहाँ थी, ये सब सारी सिटी कहाँ की हैं, ये होम्स हो गई, ये डेमस्कस हो गई, ये हामा हो गई, लताकाई हो गई, अलीपो हो गई, ये सारी सिटी सीरिया की हैं। आपको याद रखना है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा आता है डिस्प्यूटेड एरिया, इराक जो बॉर्डर टच करता है ईरान से करता है, और नीचे कहीं ना कहीं ये पर्शियन गल्फ में भी अपनी से भी बॉर्डर शेयर करता है इराक। नीचे कुवैत सिटी आती है और साइड में सऊदी अरेबिया, और इधर जाओगे आप, इधर की साइड में सऊदी अरेबिया, ऊपर जॉर्डन है, और इसके इराक के ऊपर जाओगे तो टर्की, और टर्की के साइड में कौन सी है, वो आपकी कंट्री है, वो है आपका सीरिया। ये कोई एरिया सीरिया से भी टच करता है। तो इसमें सबसे मेन सिटी है वो है बगदाद, ये तो उसकी कैपिटल है। फिर आती मोसूल आती है, फिर आती किरकुर करके सिटी आती है, ऊपर आपके जैग्रोस माउंटेन्स आते हैं ये। तो ये आपको याद रखना है, मोसूल, किरकुर, बगदाद और अल-बशर, ये कुछ मेन सिटी हैं जो हैं आपकी इराक की। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। आज जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन, तो कितने मतलब WPI कैसे काउंट किया, WPI CPI में पढ़ चुके हैं। WPI में ओनली गुड्स आती हैं, CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। RBI जो काउंट करता है उस अब CPI से करता है। CPI 4 प्रकार का होता है, एक तो इंडस्ट्रियल लेबर होता है, उसके बाद रूरल वर्कर होता है, उसके बाद अर्बन वर्कर होता है, और उसके बाद एक कंबाइन वाला होता है।
जितने इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर और अर्बन लेबर, उल्टा कर दिया मैंने, जितने वर्कर और लेबर वाले हैं इससे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है, और जो कंबाइन वाला है इसको CSO निकालता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ दोनों का, इसका 2011 बेस ईयर है, इसका 2011-12 बेस ईयर है, WPI का भी तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशन का कुछ दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। जो मेन आता है वो आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। देखो जैसे मार्केट में क्या है, अभी आपने देखा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो डिमांड मार्केट में बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने से उसके प्राइस इंक्रीज़ हुए, तो वही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया, इंक्रीज द एग्रीगेटिंग डिमांड इन द इकोनॉमी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसकी क्या होती है, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज़ हो जाती है उसकी, मतलब कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब उसको कंट्रोल करने के RBI कुछ पॉलिसी लेके आता है, कुछ चेंजेस करता है चीज़ों में, तब जाके कंट्रोल में उसको लाया जाता है। एसेट क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है इन द फॉरेक्स रिजर्व, इज सडनली राइज इन द एक्सपोर्ट फोर्स एंड डिप्रिशिएशन ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व। मतलब कि एक तरफ से ऐसी करेंसी आपकी मतलब इन्फ्लेशन दिखाई देती है, एसेट इन्फ्लेशन के दिखाई देते हैं, इंक्रीज़ होती है, तो आपका फॉरेक्स जो रिजर्व है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और जो सप्लाई राइज होने लगती है आपकी एक्सपोर्ट फोर्स में क्या होता है कि डिप्रिशिएशन देखा जाता है, करेंसी कमज़ोर होने दिखाई देती पड़ती है। तो ये सारी चीज़ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है कि जो डेफिसिट फाइनेंस है गवर्नमेंट की हो, या गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंस कर रही हो, कॉज है ये, क्या क्यों होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो कम आया और खर्चा गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है, उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग करना। खर्चा ज़्यादा करेगी, पैसा कम आया, तो उससे भी क्या महंगाई बढ़ेगी, तो वो भी एक कारण है, ये कुछ कारण है। फिर ड्यू टू द फिस्कल, उनकी जो पॉलिसी जो बनाते हैं वो गलत हो गई हो, ज़्यादा आपने बोरोइंग कर लिया हो, उधार ले लिया हो, पैसे में गिरावट देखी गई तब भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, मतलब कि आपके यहाँ जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कम हो, मतलब बेरोजगारी कम हो, तब भी देखा जाता है। देखो बेरोजगारी कम होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे, जब ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो उससे भी उसकी वजह से भी होता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो लोग कम चीज़ खरीदते हैं, तो महंगाई कम होती है। अब आप पूछोगे कि अभी क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब कि महंगाई चल रही है, लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो अलग टाइप की इन्फ्लेशन होती है, जो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है और आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन में होती है, जो अब इसी वक्त देखा गया है उस चीज़ को, जो अभी चल रहा है। इफ़ेक्ट क्या है इसके, मतलब किस वजह से हो सकती है डिमांड पुल। एक तो आपके पास सप्लाई कम हो जाए किसी चीज़ की, इंक्रीज़ हो जाए किसी चीज़ के प्राइस के, या फिर ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग की। लोग क्या सोचें कि अब लोग स्टैंडर्ड लिविंग में जीना स्टार्ट करें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदें, तो ये होती है डिमांड पुल। अब कुछ फैक्टर होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, आप खुद बताओ। जैसे कि मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने कार बनाई, कार को मैंने डेवलप किया, कार बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है। कार बनाने स्टील चाहिए, व्हील चाहिए, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, विंड शील्ड चाहिए, उसकी आगे की स्क्रीन और ये चाहिए, तो अलग अलग इक्विपमेंट लगते हैं कार बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने उसकी मतलब टायर खरीद के लाया, 100 रुपये का टायर, तो 10 रुपये का टैक्स दिया, तो 110 का पड़ा एज एग्जाम्पल। लाइट लाया, तो सबके टैक्स खरीद के मैंने पूरी गाड़ी बनाई, और फिर मैंने गाड़ी पे भी टैक्स लगाया। तो पहले मैंने यहाँ पे टैक्स दिया, फिर मैंने गाड़ी पे टैक्स दिया, इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो कॉस्ट में क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगे, अब ये मैं 100 रुपये की ला रहा था, मैं टायर 100 रुपये के लेके आया था, उनकी कॉस्ट हो जाती है 120 रुपये, पैसे बढ़ जाते हैं। जो मैं लेके आया था 10 रुपये की लाइट लेके आया था, उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपीज़ लाइट की, तो फाइनल प्रोडक्शन में भी तो पैसे बढ़ेंगे ना, इसमें भी तो पैसे बढ़ाऊंगा मैं। तो इसको ही बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस की इनपुट्स में इंक्रीज हो जाना, जो अंदर मैंने सामान डाली हैं, होल्डिंग या फिर कमोडिटीज़, लोग ज़्यादा होल्डिंग करना स्टार्ट कर दें। मतलब जैसे क्या होल्डिंग करना, जैसे प्याज के दाम क्यों बढ़ते हैं, लोग होल्ड कर लेते हैं घर में, वो जो सप्लाई चेंज है वो कम हो जाए, इसी वजह से देखो हो रहा है कि सप्लाई चेंज पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो गई है, इसकी वजह से सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं, डिमांड की वजह से नहीं बढ़े हैं। इंक्रीज़ कर दे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में, जो पाले जी पे इनडायरेक्ट टैक्स देते हो आप चीज़ों पे, वो इंक्रीज़ कर दे। पैसे में गिरावट देखी जाए, क्रूड ऑयल के पैसे बढ़ जाए, तो क्रूड ऑयल का भी यही कारण है, कॉस्ट बढ़ जाए क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल से क्या होगा, अब एक गाड़ी मार्केट में बिकने जाएगी, ये थोड़ी मैं चला के लेके शोरूम में खड़ी करूँगा, किसी ट्रक के ऊपर खड़ी करके शोरूम में भेजूँगा, तो
ट्रक में क्या लगेगा, डीजल लगेगा। अब डीजल वो पहले 5,000 रुपये का कैरी करने के लिए पड़ता था, अब 10,000 का डीजल लग रहा है उस ट्रक में। तो ये थोड़ी ट्रक वाला जेब से पैसे दूंगा या मैं दूंगा, मैं भी गाड़ी पर कॉस्ट में बढ़ाऊंगा। तो ये हो गया। डिफेक्टिव हो जाए फूड सप्लाई चेन, ब्रेक हो जाए या लो ग्रोथ हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, कम चीज़ें उपजाऊँ तो फूड इन्फ्लेशन आ जाए, इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई इंक्रीज कर दे। इंटरेस्ट रेट कौन से सोचोगे कि वो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा दे आरबीआई, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर दे। वो जो मैंने एक दो बार बताए भी हैं, उन्हें बोलते हैं उनको इंक्रीज कर दे अपना आरबीआई। तो उसकी वजह से महंगाई कमजोरी देखी जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। नेशनल इनकम इज़ रिड्यूस अलॉन्ग विद द रिडक्शन इन द सप्लाई एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्ड इन इन्फ्लेशन, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं कि बिल्ड इन इन्फ्लेशन रहना भी ज़रूरी है सिस्टम में, इन्फ्लेशन भी पूरा कम नहीं कर सकते। तो कुछ रेमेडी हैं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे रखें, क्योंकि देखो पूरी इन्फ्लेशन भी कम नहीं कर सकते और पूरी इन्फ्लेशन ज़ीरो भी नहीं कर सकते। अगर इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत महंगाई होगी तभी तो इकनॉमी बूस्ट करेगी। तो कुछ आरबीआई कुछ चीज़ें, आरबीआई जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आरबीआई इसमें रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट डिसाइड करता है, उससे इन कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अलावा कौन करता है, चीज़ों में चेक करते हैं। फिर और भी पॉलिसी डेवलप की जाती है, डिक्रीज़ किया जाता है, बॉन्ड प्राइस को इंक्रीज़ किया जाता है, इंक्रीज़ जो इंटरेस्ट रेट हो, तो लोग क्या करें, ज़्यादा इन्वेस्ट करें लोग बॉन्ड में, कि बॉन्ड प्राइस कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो उसकी वजह से कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को। और ठीक है, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो अपने टैक्स को घटा के बढ़ा के, अपनी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको घटा के बढ़ा के वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। वो होती है गवर्नमेंट की। फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, वो आरबीआई की होती है। तो ये आपको याद रखना है कि वो सारी सप्लाई चेन जो है, मनी की सप्लाई चेन है, उसको कंट्रोल करते हैं। इट डील विद द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अपनी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी ऐसी बनाती है कि महंगाई कम हो जाए मार्केट से और थोड़ा ठीक हो जाए लोगों के लिए। अगर मंदी आई हुई है मार्केट में, थोड़ी महंगाई आ जाए, कि मंदी से भी नुकसानदायक है ना मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फिस्कल पॉलिसी में टूल्स क्या होते हैं, जैसे उसमें तो होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी में एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया आपका, उसके बाद रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे रेट्स होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। अब आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाउ इट डिसाइडेड, तो डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनको इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, इससे भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की जाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करना या पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना, कि मतलब कितना खर्चा करना है उसको कम कर देना या खर्चा बढ़ा देना, तो उससे भी कंट्रोल किया जाता है महंगाई को। तो सारा वो सप्लाई मैनेजमेंट का जो मेज़र है कि कोई सप्लाई में अब क्या कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है चीज़ों को, गवर्नमेंट स्टॉक पे बैन लगा दे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लेके उसको, उस वाली कमोडिटी को उसके अंदर पुट कर दे, तो क्या होगा, कोई स्टॉक नहीं कर पाएगा। फिर गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जो वर्क करती है स्टॉक चेक करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसे भी स्टेप ले सकती है कि अगर कोई चीज़ महंगाई हो गई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से इंपोर्ट करेगी, यहाँ से सस्ती तो बाहर भेजेगी। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर अनाज महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा देती है पीडीएस की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इन्फ्लेशन जो मेजर की जाती है, इसके पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। हाउ गवर्नमेंट मेजर दिस इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि इन्फ्लेशन है, तो उसके 2 स्टेप हैं, जैसे 2-3 स्टेप है। सबसे पहला आता है वो होता है WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, वह फैक्ट्री जो होते हैं वर्कर्स, वो प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़ और फिर वो होल सेल वाले खरीद के लाते हैं, उनसे फिर रिटेलर वाले लेके जाते हैं, फिर कंज्यूमर खरीदते हैं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन बता ही चुका हूँ CPI WPI में अंतर क्या है। CPI में ओनली गुड्स आती हैं और WPI में दोनों आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों काउंट होती है। और CPI 4 टाइप का होता है। क्या क्या 4 टाइप होते हैं आपका, होता है इंडस्ट्रियल लेबर, उसके बाद जो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, रूरल लेबर होता है, अर्बन लेबर होता है और एक कंबाइन होता है। जो लेबर वाले और वर्कर वाले हैं उनको लेबर मिनिस्ट्री निकालता है, और जो नीचे वाला आपका CPI कंबाइन है उसको CSO निकालता है। और इसका बेस ईयर जो है 2011 है, और RBI जो काउंट करता है इसी बेस पे काउंट करता है, CPI के बेस पे इन्फ्लेशन को चेक करता है। चलो, तो यहाँ तक तो हो गई 2 चीज़। अब और भी कुछ है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी होता है, कमोडिटी प्राइस इंडेक्स भी होता है, कोर प्राइस इंडेक्स भी होता है, और GDP डिफ्लेक्टर भी होता है। अब ये GDP डिफ्लेक्टर है, ये बहुत बड़ा अपने आप में टर्म्स है।
अगर आप कभी पढ़ोगे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इनटू 100, ऐसे करके इसको निकाला जाता है जीडीपी डिफ्लेक्टर को। तो ये अभी नहीं बताऊंगा, बस आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आपको पूछेगा कौन कौन से इसके अंदर से मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन, आपको 4 पॉइंट दे देगा नीचे, पूछेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 कोई सा भी, तो इनका आप डायरेक्टली नाम याद रखो कौन कौन से हैं, किस किस से हम इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं। तो WPI, CPI, PPI, CPI, कॉमोडिटी प्राइस इंडेक्स और कोर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेक्टर, इन सबसे हम इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं। अब जो आता है इफेक्ट क्या होता है, मतलब इन्फ्लेशन जो है उसकी महंगाई है, आप खुद सोचो उससे इफेक्ट क्या होगा, मतलब पूरी कंट्री पे क्या इफेक्ट जाएगा। तो इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि डिस्टर्ब हो जाती है आपकी इकोनॉमी को, एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। अभी महंगाई चल रही है, लोग इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो पूरा जो सर्किल चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयर इसमें देखा गया। तो देर आर द चांस ऑफ हिडन कॉस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम देखी जाती हैं। उसके बाद क्या हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए, इनस्टेबिलिटी रहती है मार्केट में, ज़्यादा ना दुकानदार बोलता है भाई साहब बहुत महंगाई है, ग्राहक ही नहीं मिल रहा मुझे, तो बड़ा परेशान हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम देखी जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन के कारण। और मंदी है तो कहता भाई साहब मंदी बहुत है मार्केट में, ग्राहक ही नहीं आता सामान खरीदने, तो वो भी एक कारण इसका कारण है। तो ना इधर इन्फ्लेशन ना इधर डिफ्लेशन, इस दोनों ये अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल बैलेंस रखो बूम लाने के लिए। तो एक मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है, ना ही मंदी और ना ही महंगाई इतनी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इधर मैंने और पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट इन्फ्लेशन के ऐड कर दिए। पहले आप अपने आप सोचना, ये बाद में पढ़ना और अपने आप सोचना क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट हैं इन्फ्लेशंस के। तो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इतने कम पॉइंट है इधर की साइड, तो ये आप एक बार जाके चेक कर लेना। अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, फिर डिफ्लेशन क्या होता है, फिर डिफ्लेशन का डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो आपको थोड़े से ग्राफ से बताता हूँ मैं। ये एक सेंट्रल लाइन है जो जीरो डोनेट करती है, जीरो, ना इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन, बिल्कुल सेंटर में, डिसइन्फ्लेशन बिल्कुल सेंटर में। तो अगर इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से, अगर वो नीचे गिर रही है तो उससे बोलेंगे डिप्रेशन, की इकोनॉमी में डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे डोनेट किया था कि मार्केट में रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, उसकी एक टर्म होती है। अगर 3 मंथ तक कंटिन्यू आपकी इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है तो उससे टर्म क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोल दो या रिसेशन बोल दो, कि मार्केट फॉल हो चुका है। फिर जब मार्केट यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर यहाँ से राइज करना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक राइज करना स्टार्ट करेगा, इस वाले पार्ट को नाम दिया गया रिफ्लेशन, यानी कि नीचे गिरा और बिल्कुल यहाँ पे आके बिल्कुल इक्वल रुक गया और यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, इसे बोला जाता है रिफ्लेशन। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा वी शेप इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ वी ग्रोथ हो रही है, डब्ल्यू ग्रोथ हो रही है, बार बार चिल्ला के बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो वी शेप यही है, यहाँ से इकोनॉमी थी, यहाँ पे गिरी नीचे गई, यहाँ से फिर इतना स्टार्ट की, रिफ्लेशन आया उसमें, रिफ्लेशन आया उसमें, ये वी बन गया, तो इसे बोला जाता है वी शेप। चलो बराबर में आ गई। अब आपकी महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई है, देखो ये महंगाई बढ़ रही है, तो इसको यहाँ तक बोला गया, इस पॉइंट तक बोला गया, इसको बोला गया इन्फ्लेशन, इस पॉइंट को बोला गया इन्फ्लेशन, इस पॉइंट को क्या बोला गया था, यहाँ से यहाँ तक इसको रिफ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन बोला गया। जब इन्फ्लेशन पीक पे चली जाती है फिर नीचे जाती है, इसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप डिफ्लेशन में और डिसइन्फ्लेशन में। तो डिसइन्फ्लेशन जो उल्टा है वो है आपका रीफ्लेशन का, और इन्फ्लेशन का उल्टा क्या है, वो है आपका डिसइन्फ्लेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों में टर्म है। अब जो गा बाकी ये मैप आपकी समझ में आ गया, अब जो इसके ऊपर नीचे इन्होंने पूरी कहानी सुनाई है वो सारी यही कहानी है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में क्या क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें जीरो पे रहेगी, ऊपर रहेगी, इफेक्ट रहेगा इन्फ्लेशन का, फिर नीचे जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी घटेगी, परचेजिंग पावर जो होगी आपकी की इंक्रीज़ होगी इस चीज़ में, पीपल बाय मोर। मतलब कि आप खुद देखो ना कि अगर महंगाई है लोग कम खरीदेंगे, अगर मंदी है थोड़ा कम है, मतलब इतनी मंदी भी नहीं है और बराबर है, बिल्कुल नॉर्मल टर्म है, डिफ्लेशन है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा स्टॉक कर ले, चीज़ें ला के घर में रख ले, तो उसको डिफ्लेशन नाम दिया गया कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो ये बहुत सारा सामान खरीद कर आते हैं। आप खुद बताओ, 100 रुपये केजी राइस आता है, ठीक है, बहुत महंगा है, अगर वो कि राइस 10 रुपये केजी कर दिया जाए, तो पहले 100 रुपये में 1 किलो ला रहे थे, अब 10 रुपये में 1 किलो मिल रहा है, तो 100 रुपये का लाओगे तो 10 किलो लाओगे, तो 10 केजी बढ़ गया ना। तो इसको क्या बोला गया, नाम दिया गया
परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 100 रुपये में 10 रुपये 10 किलो आप लेके आ रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। डिफ्लेशन गुड होती है खरीदने वाले के लिए और बैड होती है बोरोर करने वाले के लिए। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें इंक्रीज करती है बोरोइंग को, मतलब कि डिफ्लेशन क्या करेगी, डिस्करेज करेगी बोरोइंग को। आप बोरोइंग मत करो, ये मत करो, ठीक है। तो ये है पीपल आर लेस चीज़ों में रहता है स्पेंडिंग करने, मतलब पीपल में हैव लेस, मतलब समझते हैं कि मत करो, महंगाई चल रही है, नीचे गिर सकते हैं शेयर वेयर, इन सब इन्फ्लुएंस मत करो। इसको कॉम्बैट करने के फिर वही RBI आएगा, CRR SLR को इंक्रीज करेगा। तो यही सारी इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। आगे जो आती है फॉर एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने समझा ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल में डिसइन्फ्लेशन मैंने आपको बता ही चुका हूँ। डिसइन्फ्लेशन उल्टा होता है इन्फ्लेशन का, और आपका डिफ्लेशन का उल्टा होता है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन ऊपर बढ़ाएगा और डिफ्लेशन इस 0 पॉइंट से नीचे लेके आएगा। तो बस ये आपको याद रखना है। अब जो टर्म आई है वो आती है स्टैगफ्लेशन। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया। अभी जो कंडीशन चल रही है मार्केट में वो स्टैगफ्लेशन है। हाई इन्फ्लेशन भी है और हाई आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी है और स्टेगनेंट ग्रोथ है, ग्रोथ कहीं दिख नहीं रही। तो इसको जो टर्म जो अभी चल रही है कोविड टाइम पे, इसको नाम दे सकते हो, प्रॉपर नाम दे सकते हो, वो दे सकते हो, स्टैगफ्लेशन का नाम दे सकते हो। तो इसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ भी नहीं है इतना और आपकी इन्फ्लेशन में महंगाई भी ज़्यादा है और लोगों के पास बेरोजगारी भी ज़्यादा है। रिफ्लेशन आप समझ ही चुके हैं, जो मैंने आपको बताया, यूज फॉर डिस्क्राइब द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमी रिकवरी आफ्टर ए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि डिप्रेशन में गई आपकी, नीचे, बिल्कुल नीचे चली गई, फिर जब उठेगी फर्स्ट फेज जो होगा उठने का, उसको नाम क्या दिया गया, रिफ्लेशन, ठीक है। तो ये हो जाती है रिफ्लेशन। अब स्कीफ्लेशन क्या होती है कि मतलब फेसिंग द इन्फ्लेशन वाइल अदर आर सेक्टर आर इकोनॉमी डो नॉट, मतलब कि पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे स्टील का कोई सेक्टर है उसमें बहुत महंगाई देखी जा रही है, पर सारे सेक्टर क्या है उनमें महंगाई नहीं है। तो पर्टिकुलर सेक्टर में कोई महंगाई देखी जाती है तो उसको नाम दिया जाता है आपका स्कीफ्लेशन। कि जैसे फूड प्राइस तो महंगे हो रहे हैं पर और सारी चीज़ सस्ती हैं, तो उसको नाम दिया जाता है आपका स्कीफ्लेशन। तो ये है। अब आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स क्या बोलता है, वो इन्वर्सली रिलेशन दिखाता है बिटवीन इन्फ्लेशन के अनएम्प्लॉयमेंट के। फिलिप्स क्या बोलता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होता चला जाएगा। अब आप सोचोगे स्टैगफ्लेशन तो उल्टा है इसका, कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और आपका क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो पर फिलिप्स क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ेगा, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता देखा जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन दिखाता है इन्फ्लेशन की और आपका अनएम्प्लॉयमेंट की। तो स्टैगफ्लेशन ने ये बात फेल कर दी। तो वही सारी बात उन्होंने बोली है कि स्टैगफ्लेशन ने ये सारी बात फेल कर दी है। अब GDP डिफ्लेक्टर अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, और GDP डिफ्लेक्टर पढ़ाने बैठ गया तो आपकी और चीज़ से दिमाग से निकल जाएंगी। तो ये एक सेपरेट चीज़ में ले लेंगे। अब आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये मानो कि सब चीज़ आप काउंट कर रहे हो। हेडलाइन में जो भी फूड वाले आइटम्स हैं, जो भी आपकी कॉमोडिटी वाले आइटम्स हैं, गुड्स जो है सबको काउंट कर रहे हो, सर्विस को इंक्लूड नहीं करोगे, सर्विस को इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये होती है हेडलाइन। अब कोर इन्फ्लेशन क्या हमें नापनी है, तो आप क्या करो, जो वॉलेटाइल वाली चीज़ें हैं, जैसे फूड के पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, सब्जी के प्राइस के, मतलब फ्यूल के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनको बाहर निकाल दो। हेड इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को बाहर निकाल दो तो आपकी आ जाएगी कोर इन्फ्लेशन। देखो इसमें आ गया हेड इन्फ्लेशन में से अगर आप बाहर निकाल दो, किस चीज़ को बाहर निकालना है आपको, फूड और फ्यूल को। क्योंकि आपको आज जाओगे लौकी खरीदने बाजार में तो लौकी मिलेगी 10 रुपये किलो, कल जाओगे लौकी खरीदने बाजार में लौकी मिलेगी 20 रुपये किलो, रात रात में 10 रुपये तेल के बढ़ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको कोर इन्फ्लेशन निकालना है तो फूड और फ्यूल को, ये जो चीज़ें हैं इनकी कभी नहीं पता रेट कब बढ़ जाए, इनको बाहर निकालने के बाद हेडलाइन से माइनस करोगे तो सीधा कोर इन्फ्लेशन आपकी हाथ में निकल के आ जाएगी। अब आपको फिर वही डिफरेंस बताएगा कि डिफ्लेशन का और डिसइन्फ्लेशन का। आप डिफ्लेशन को याद रखो, मैं बताया ना रिफ्लेशन जो होना था, तो उससे याद रखो आपको डिफ्लेशन, और डिसइन्फ्लेशन सीधा इन्फ्लेशन से याद रखो, उसका उल्टा है। तो प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, बिल्कुल सही बात है। इफ द रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ओवरऑल, क्योंकि ये क्या है बिल्कुल नीचे लेके जा रहा है, वो जो बीच वाली लाइन थी ना उससे नीचे लेके जा रहा है सब कुछ। इन्फ्लेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव तो जाएगी, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगी। तो ये सारी चीज़ें। सिग्निफिकेंट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ हमें स्टेप लेने पड़ेंगे कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए। हार्मफुल होता है, इस जीरो के नीचे जाना भी चीज़ों का हार्मफुल माना जाता है कि फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे काम करता है आपका कौन सा लॉ,
फ्लिप्स कर काम करेगा। अब डिसइन्फ्लेशन क्या है कि ठीक है कि प्राइस बहुत हाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करना रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव जीरो से नीचे नहीं जा रहा, तो ये होता है प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस डू नॉट फॉल, प्राइस नहीं गिरते। पर आप जो उनकी महंगाई जो है आसमान छू रहे हैं, वो बस आसमान को कंट्रोल करके लाते हो। ओवरऑल तो इन्फ्लेशन ही है, क्योंकि प्लस में है, ओवरऑल तो इन्फ्लेशन है, पर वो क्या कर रहे हो, उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो। इन्फ्लेशन इज़ पॉजिटिव रेट, इन्फ्लेशन स्लो डाउन, मतलब थोड़ा कम कर दिया जाता है उस चीज़ को, क्योंकि देखो इस लाइन के ऊपर है, मैंने कल भी बताया था। और ये सिग्निफिकेंस रेट होता है कि रेट ऑफ द इन्फ्लेशन यूजली नॉट हार्मफुल द इकोनॉमी, ये कोई इकोनॉमी को हार्मफुल नहीं करती। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके आपको 2011 में आया, इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ यूजली कपल्ड विद मतलब कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, देखो इससे इन्फ्लेशन से देखी जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैगफ्लेशन से देखी जाएगी, हाइपर से देखी जाएगी, या डी इन्फ्लेशन से देखी जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे दिखाई देगी, ये आपको 2011 का क्वेश्चन है, ये आपको पॉज करके वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दूसरा आता है राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में बिकॉज ऑफ, ये भी क्वेश्चन आया 2003 में, आपको पॉज करके इसका भी आंसर कहीं ना कहीं देना है। थर्ड क्वेश्चन आया, वो भी डिफ्लेशन से रिलेटेड है, इसका भी आपको आंसर पॉज करके देना। एक एक लाइन क्वेश्चन है, मैं तो सीधा बता सकता हूँ, पर ये भी फिर रैपिड इंक्रीज हो रहा है रेट इन इन्फ्लेशन, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, इफेक्ट देखा जा रहा है, बेस रेट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको किस प्रकार की चीज़ें इसमें दिखाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया इन्फ्लेशन का, तो इसका आंसर आप बहुत ईजी दे सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आया, सिक्स्थ क्वेश्चन आया, सबको पॉज करके आप उसके आंसर देना। देखो कितने क्वेश्चंस आए, इवन 2012 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 16 में आया, इतने क्वेश्चंस पूछे गए, तो यानी कि ये जो टॉपिक है इन्फ्लेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका आता है कृष्णा रिवर के ऊपर, और आपका सिरिसाइलम जो आपका प्रोजेक्ट है, आपका सिरिसाइलम जो प्रोजेक्ट है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर, उसके ऊपर ये सारी जितनी सदर्न की स्टेट है ना, कल मैंने किसका डिस्प्यूट बताया था, आपका मित्तूर नहीं, आपका मेकीदातु जो डैम डेवलप किया जा रहा है, प्रपोज किया है कि कर्नाटक गवर्नमेंट डेवलप करेगी कावेरी रिवर पे। आज जो उनका इशू है वो है इशू उनका सिरिसाइलम जो प्रोजेक्ट है इनका कृष्णा रिवर के, उसके ऊपर। तो हम कृष्णा रिवर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि सेवरल फ्लड रीजन है, बहुत फ्लड आते हैं नीचे वाले रीजन में, तो इस प्रोजेक्ट को डैम को बनाया गया था कि ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। ये जो डैम है कृष्णा रिवर पे बना हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है, और लोकेटेड है इन द नल्लामाला हिल्स। नल्लामाला अगर आप पढ़ोगे इधर की हिप नॉर्थ सर्कस है, नॉर्दर्न सर्कस, नल्लामाला, पलकोंडा, जावेडी, शेवेडी, ये सारी रेंज पढ़ोगे नीचे तक आओगे तो ये सारी रेंज आपको देखने को मिलेंगी। तो नल्लामाला हिल्स पे पास बना हुआ है, और कृष्णा रिवर में आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और तेलंगाना कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मना कर रहा है, कुछ होगी प्रॉब्लम। तो ये सारी कुछ चीज़ें देखो, ये रहा आपका सिरिसाइलम प्रोजेक्ट जो है, ये आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, हैदराबाद के जस्ट नीचे बना हुआ। चलो अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। ये रिवर सेकंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुला आफ्टर द गोदावरी। ये गोदावरी रिवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रिवर है साउथ इंडिया की, और जो ओरिजिनेट होती है वो सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी, महाबलेश्वर वहाँ पे जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ये सारी शुगर बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो सतारा वहाँ पे एक जगह है, महाबलेश्वर, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है। ये 4 स्टेट से निकल के आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराष्ट्र से निकलती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सतारा के पास है, नॉर्दर्न कर्नाटक से निकलती है, फिर तेलंगाना से निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश से निकलती है, और बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, गिर जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से नहीं बताऊँगा, नीचे मैंने अलग किया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अलग अलग किया हुआ है। बहुत सारे इसमें रिवर के लिंकिंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे आपके पाती सीमा लिफ्ट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो 5 रिवर को लिंक किया जाएगा इसके अंदर। जो छोटी छोटी इसकी रिवर्स होती हैं, गोदावरी को, कृष्णा के को लिंक किया जाएगा। अब कृष्णा रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन से ऑलरेडी डेवलप है, जो मैंने आपको बताया विजयवाड़ा, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट है, डाम है। उसके बाद नागार्जुना कोंडा भी है। उसके बाद आपका आता है आपका सिरिसाइलम आता है, फिर अमरावती आता है, उसके बाद नारा सोबावादी आता है, फिर महाबलेश्वर आता है। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, महाबलेश्वर, नारा सोबावादी, अमरावती, सिरिसाइलम, नागार्जुना कोंडा, और उसके बाद आता है विजयवाड़ा। ये कुछ उसके प्रोजेक्ट हैं जो उसके ऊपर वर्क किए गए हैं। अब ये है आपकी रिवर
आपकी कृष्णा, ये ऐसे बह के जा रही है और ऐसे विजयवाड़ा में जाके नीचे आके ऐसे हो जाती है। ऐसे बह रही है तो इसकी नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज राइट हो गई, ऊपर वाली लेफ्ट हो गई, नीचे राइट और ऊपर लेफ्ट। अगर ऊपर से आप देखोगे तो ये आती है भीमा, ये आती है भीमा रिवर। आगे चलोगे हैदराबाद के पास से मूसी है, इसका नाम इसमें मेंशन नहीं है, मूसी है, मुझे याद है इसमें मेंशन नहीं है, मूसी रिवर। नीचे से जाओगे तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा कैसे मिलती है, तुंगा और भद्रा को, दो रिवर को मिला के तुंगभद्रा बनती है, तो तुंगभद्रा रिवर नीचे से आती है। आप सोचोगे कि इसमें तो और चीज़, देखो पुणे सिटी इसके ऊपर ही बसी हुई है, कृष्णा रिवर के आसपास से पुणे सिटी भी इसी के आसपास बसी हुई है। अब जो हम ढंग से पढ़ेंगे, जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, सीधा यहाँ पे पढ़ लो। लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक कौन सी है, ऊपर से मिलने वाली। राइट बैंक कौन सी है, नीचे से इधर मिलने वाली, ये होगी लेफ्ट बैंक आपकी। होगी भीमा होगी, दिंदी होगी, पेदावागु होगी, हिलिया होगी, मूसी होगी, पारेलू होगी, आपकी पुनेरू हो गई, ये होगी आपकी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक कौन से, वीना, कोयना, आपका पंच गंगा हो गई, दूध गंगा हो गई, घाट प्रभा होगी, माला प्रभा होगी और तुंगभद्रा हो गई। ये कुछ इसकी रिवर है राइट बैंक की। याद कैसे रखनी है चीज़ें, याद कोई भी ट्रिक आपको पता है तो वो डेवलप कर लो, वरना 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाता है। ये कृष्णा ही कौन सी है, भीमा, डिंगी, पेदावागु, हिलिया, मूसी, जो मैंने मूसी बताया, मूसी पे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है। आपकी पलेरू, आपकी मनेरू, राइट होगी वीना, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। ये कुछ रिवर है इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, किसकी हैं, कृष्णा रिवर की। तो ये खत्म हो जाती है। हमने प्रोजेक्ट देखे कौन कौन से हैं, सारे प्रोजेक्ट देखे और उसकी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है सऊदी अरेबिया और इंडिया की अभी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। उसका जो नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया अल मोहित अल हिंद, अल मोहित अल हिंद नाम दिया गया उस एक्सरसाइज का। तो आपको याद रखना है, अल मोहित नाम रखो कि ये छोटा भैया है अल मोहित सऊदी अरेबिया का, अल हिंद बड़ा भैया है किसका, इंडिया का। तो ये दोनों के नाम दिए, अल मोहित अल हिंद। ये किस किस के बीच में है, ये है आपकी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। और कौन सी एक्सरसाइज है, एज ए नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। अगर रिलेशन लिखने के आएगा, सेंट्रल एशिया की रिलेशन लिखने के आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप एटलीस्ट ये वाली ऐसी एक्सरसाइज मेंशन करोगे तो उससे एक वैलिड पॉइंट पता लगता है कि आपको ठीक है, नॉलेज है। आलू तो सब लिखेंगे कि हाँ जी सऊदी अरेबिया पेट्रोल देता है, वहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ओपेक है, ये वो है। पर ये चीज़ अल मोहद अल हिंद लिखोगे तो उससे एक डिफरेंट पॉइंट पता लगेंगे। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है क्लाइमेटिकल चेंज IPCC रिपोर्ट। ये क्यों पढ़ाने वाला हूँ, ये इसलिए पढ़ाने वाला हूँ, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी कनेरू, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी। तो उस डिस्ट्रिक्ट में अभी कल लैंड स्लिप हुई है और कंटिन्यूसली आपने 1-2 मंथ में 3-4 बार वहाँ पे हो गया है। और शायद अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है दोबारा वहाँ पे लैंडस्लाइडेड हिमाचल प्रदेश में दोबारा से हुई है। तो ये सारे रीज़न क्या है, अभी 3 दिन पहले IPCC की रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था सारा कारण क्या है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिकल चेंज। क्लाइमेटिकल चेंज को ग्लोबल वार्मिंग राइजेस। वाई ग्लोबल वार्मिंग राइजेस, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इफेक्ट। जो भी आप इंसान लोग गंदगी फैला के रखे हो ना समाज में, तो वो समाज की गंदगी समेटी जा रही है क्लाइमेटिकल के द्वारा। तो गंदगी वैसे नहीं होती, गंदगी बहुत प्रकार की होती है कि लाइट चला दी, खोल दी, लाइट खोल के बाहर घूम रहे हो, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके घूमते जा रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं। हमें मेन जो पढ़ना है उस रिपोर्ट की, जो IPCC रिपोर्ट है उसके बारे के पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ आती है वो आती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेटिकल चेंज का फुल फॉर्म है IPCC। और इसने अपनी 6th रिपोर्ट को निकाला, यानी कि इससे पहले 5 रिपोर्ट ऑलरेडी निकाल चुका है। असेसमेंट रिपोर्ट है इसका, जो आपको नाम याद रखना है, क्लाइमेटिकल चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेस, इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है। और IPCC क्या बोलता है, आपको टेम्परेचर, जो वार्मिंग टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री के तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं लास्ट अगले 2 डिकेड में, यानी कि 2021 है, 30, 2040, 50 के आसपास 1.5 डिग्री इस धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। किस बेस ईयर कौन सा लिया इन्होंने, बेस ईयर लिया प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब वो आधुनिक क्रांति बोले या फिर औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल क्रांति जब आई थी, उस टाइप के टेम्परेचर को बेस ईयर लिया है। उस टाइम से आपका टेम्परेचर 1.5 डिग्री धरती का जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा आने वाले कुछ सालों में। ये बोल रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2100 तक 2.7% जो आपका टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं धरती का इंक्रीज हो जाएगा। और इसको इन्होंने नाम दिया है कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, कोड
रेड फॉर ह्यूमैनिटी, ये नाम याद रखना। ये पूछा रिसेंटली कोड रेड ह्यूमैनिटी इन ए न्यूज़, व्हाट वाज दैट, वो घुमाएगा कि इट इज़ सीरिया वॉर, इज़ अफगानिस्तान तालिबान थ्रेट, ऐसे घुमा के लाएगा यूपीएससी आपको। और सीधा एक चीज़ से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो आईपीसीसी ने बोला है, उसको नाम दिया कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं। अब ये आईपीसीसी का कहाँ से जिक्र आया, इनका सबका जिक्र आता है 2015 में पेरिस समिट हुई थी, वहाँ से इनका नाम आना स्टार्ट हुआ कि आप नेट जीरो इमिशन करो। अब नेट जीरो इमिशन मतलब क्या होता है कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो उतने कार्बन को कैप्चर कर लो। वो कैसे करना है, प्लांट लगाओ, ग्रीनरी यूज़ करो, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, तो आपको क्या करना है, कैप्चर करना है 2050 तक, कि नेट जीरो आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको पता लग गया रिपोर्ट के बारे में क्या क्या था, क्या क्या कोड रेड ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है। अब ये आईपीसीसी है क्या, उसकी रिपोर्ट क्या है। एक आईपीसी कुछ नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट के एक साथ बैठा के पैनल है, उनके क्लाइमेटिकल चेंज पे बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट निकालते हैं असेसमेंट करके, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक इवेल्यूएशन निकालते हैं क्लाइमेटिकल चेंज का, अर्थ के क्लाइमेटिकल बहुत साइंटिफिक इवेल्यूएशन करते हैं, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इससे पहले 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं। पहली रिपोर्ट 1990 में आई थी, और 5वीं रिपोर्ट, इससे पहली रिपोर्ट 2014 में आई थी, और 2021 में ये उनसे ये 6ठी रिपोर्ट आई है। अब आईपीसी सेटअप किया गया था 1988 में, विराट कोहली के जन्मदिन से 1 साल पहले। 1989 में एक FATF नाम का भी एक संस्था बनी थी, FATF, तो आप कंबाइन किया कर, तो FATF मुझे याद आया, FATF भी 1989 में बनी थी, उससे 1 साल पहले IFCC को बनाया गया था। और बाय किसने बनाया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया था, किसके साथ मिलके, UNEP के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ। जो आपका आईपीसीसी है, इट डज नॉट इटसेल्फ एंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च, ये खुद नहीं करता। ये क्या करता है कि जो साइंटिस्ट ऑलरेडी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनकी एक लॉजिकल थिंकिंग को लेके आता है, उनकी चीज़ों को इवेल्युएट करता है, वो खुद जांच करता है। अब आईपीसीसी जो रिपोर्ट है, वो 3 वर्किंग जो साइंटिस्ट हैं ग्रुप के, वो देखते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बिल्कुल नाम याद नहीं रखना है, बस मैंने बता दिया समझने के लिए। अब उसकी जो 6ठी रिपोर्ट आई है, ये जो कल जो अभी 4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया है वो मैं आपको थोड़ा हिंट बताता हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट है, वर्किंग ग्रुप, जो फर्स्ट वाला वर्किंग ग्रुप है, उसने कुछ चीज़ें निकाली हैं, लिस्ट के अंदर डाली है। इसने बोला है कि 2 रिमेन पार्ट वुड बी रिलीज नेक्स्ट ईयर। इसके अभी क्या है कि पहले वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, 3 ग्रुप बताया ना मैंने, आईपीसीसी के 3 ग्रुप होते हैं जो रिपोर्ट निकालते हैं। अभी जो पहले वाले ग्रुप की रिपोर्ट आई है, आने वाले 2 ग्रुप की रिपोर्ट अभी बची है, अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो ये सारी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अब की फाइंडिंग क्या है आईपीसीसी रिपोर्ट की, इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये पूरा इन्होंने इमिशन चेक किया है, क्लाइमेटिकल क्राइसिस जो देखे जा रहे हैं, जो वर्ल्ड फेस आज कोविड-19 फेस कर रहा है, टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक पहुंच चुका है, 1.5 डिग्री 2040 तक पहुंच जाएगा। और 2025 में क्या है कि ग्लोबल जो इमिशन होंगी, जो ग्लोबल इमिशन करते हैं ना, वो पीक देखा जाएगा कहीं ना कहीं वार्मिंग का। तो ये इन्होंने बोला है कि अभी 2-3 साल में बहुत खतरा दिखने वाला है। फर्स्ट टाइम दैट आईपीसी सेड दैट 1.5 डिग्री वार्मिंग वॉज इनएविटेबल, मतलब कि आप जो 1.5 आपको कंट्रोल करना था ना, अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब तो ये आएगा ही आएगा, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इससे नुकसान क्या होगा, हीट वेव आएंगी जैसे यूएस में आ रही हैं, आपको एक्सट्रीम रेनफॉल होगा जैसे हमारी जो साउदर्न स्टेट्स हैं फेस कर रही हैं, राइज होगा सी लेवल टेम्परेचर का, ड्रॉट आएंगे, सूखा पड़ेगा, मेल्टिंग ग्लेशियर, अभी जो इतनी आपके लैंड स्लिप हो रहे हैं, ये सारे जो लैंड स्लिप्स हो रहे हैं, लैंड स्लाइड हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर ने होल्ड करके रखी थी ना लैंड को, पानी बन रहा है, पानी से वो नीचे फिसल रही है लैंड, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड स्लाइड देखी जा रही है। ये इस पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम देखी जा रही है, यही कारण है। अब इससे क्या है कि रिपोर्ट ने कुछ मेंशन किया कि बेनिफिट ऑफ द, आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा इन चीज़ों को अगर रोकना है। रिजल्ट ओवर इस टाइम स्केल 10 to 20 ईयर के अंदर अंदर आपको चीज़ों को रोकना होगा। नहीं रोक पाए तो वही ट्रॉपिकल साइक्लोन इंक्रीज़ हो गए। देखो आपने देखा होगा कितने सारे तूफान, ताउते, फेनी, इतने सारे तूफान आने स्टार्ट हो गए एकदम से। तो ये कारण क्या है, ये कारण इसी का है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो इंटेंसिटी सी, फ्रिक्वेंसी थी, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने लगी है, सी लेवल राइज होने लगा है, हाई सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तो यही सारी कारण है, कहीं ना कहीं पीक पे चीज़ों को देखा गया है। अब सबसे बड़ा रोल किसका है इसमें, हम ही हैं गधे, हम ही हैं, ह्यूमन ही गधे हैं।
तो इमिटेटेड क्या दिखेगा, 24,000 बिलियन टन हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। एक तो सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, सांस के साथ साथ गाड़ी चला के भी जनरेट करते हैं। आप देखोगे यहाँ 2 कमरों के मकान है, 5 गाड़ी लेके बैठते हैं। अब राशन कार्ड पे गाड़ी दिलवाते तो 1 गाड़ी होती इनके पास। तो ये है कि 416 पार्ट पर मिलियन, मतलब कि अराउंड एक एस्टिमेट लिया गया है कि 416 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हर मिलियन में हम क्या जनरेट कर रहे हैं, ये सारा कार्बन। तो सही हम कहीं ना कहीं इतने ह्यूमन यूज़ के लिए है कि कार्बन जनरेट कर रहा है। अब कार्बन से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट की वजह से क्या हो रहा है कि सारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फेस देखा जा रहा है। जैसे सल्फर ऑक्साइड बढ़ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, अमोनिया बढ़ रहा है, ओजोन बढ़ रहा है, PM2.5, PM10, ये सारे आपके ग्लोबल वार्मिंग पे भी हैं। ये सारे जिसमें मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट डालने वाले कंपोनेंट है। ग्लोबल वार्मिंग जो करंट है अभी तो 1.1 पहुंची है, अभी 1.1 है। ये बोल रहे हैं 2040 तक 1.5 क्रॉस कर जाएगी और 2100 तक, 2100 तक वो कहीं ना कहीं 2.7 क्रॉस कर जाएगी अगर इसी स्पीड से देखा गया चीज़ों में। रेनफॉल इंक्रीज हो गई है, आप देखो कितना रेनफॉल होने लगे हैं। बारिश कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बारिश है तो बिल्कुल नहीं हो रही। हीट वेव देखी जा रही है, वो अमेरिका में कितने लोग मर गए हीट वेव से। स्नोफॉल कहीं में अभी आपने देखा होगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में उत्तराखंड में स्नोफॉल हो रही है, वो कोई टाइम ही नहीं है स्नोफॉल होने का। तो यही है कि जो लार्ज वॉल्केनो इवेंट स्टार्ट हो गए हैं, एक्सट्रीम इवेंट स्टार्ट हो गए हैं चीज़ों में, और भी सीवियर कंडीशन में आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी इन फ्यूचर अगर आपने देखा नहीं गया। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में इवेंट हुआ है उत्तराखंड में, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड, स्नो एवलांच, फ्लड आ रहा है। ये सब कारण क्या है, हिमाचल का ले लो एग्जाम्पल, डेली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारण इसी चीज़ के हैं कि बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिकल चेंज। अब ये तो पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो हो गया। अब इन्होंने जो चीज़ बताई है, अब ये पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिया के बारे में क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे लोग खड़े हैं, इतने लोग मर गए हैं, डेली लोग मर रहे हैं इस चीज़ में। अब इन्होंने इंडिया की क्या बात की है, इंडिया में क्या, इंडिया का ओशियन है वो वार्म हो गया, थोड़ा गर्म हो गया। इससे क्या हो गया कि जो इंडिया का अब अरेबियन सी है वो कहीं ना कहीं गर्म हो गया है। उससे क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन जो है वो इंक्रीज़ होने लगी है। तो ताकि इतने सारे साइक्लोन में गुजरात में, महाराष्ट्र के रीजन में इसलिए ही देखे जा रहे हैं इन कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो ये कारण है। फिर मानसून जो मतलब बारिश पड़ रही है, ये सारी कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है साउदर्न इलाकों में, जो हमारी साउदर्न स्टेट है, वही कारण है कि गर्मी बढ़ गई है। किस में, ओशियन में। तो यहाँ से हीट ज़्यादा बन रही है, वाटर वेपर ज़्यादा बन रहे हैं। जो कोस्टल वाली सिटी हैं, साउदर्न सिटी हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें बारिश देखी जा रही है। प्रेजेंस ऑफ एरोसोल एंड जो PM आपके पर्टिकुलेट मैटर है, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी की जो बढ़ाते हैं। एरोसोल बढ़ते हैं, गाड़ी का धुआं निकलता है, उसमें एरोसोल्स भी निकलते हैं, PM पर्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेनफॉल इवेंट को, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी वजह से ही ज़्यादा बारिश या कम बारिश देखने को मिलती है। ये हुआ। टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो कोस्टल लाइन है वो 7500, याद रखो 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। और राइजिंग द सी लेवल, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है कि अगर सी लेवल बढ़ेगा तो वही फिर केरला वाली तरह की बाढ़ हमको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये जो पोर्ट है हमारे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, ये पोर्ट जो है ये बिल्कुल अंदर सी के अंदर समा जाएंगे अगर ऐसा ही बढ़ता चला गया। जो ग्लोबल मीन जो सी लेवल है इंडिया का, राइजेस हुआ एट 3.7 mm एनुअली। इतना राइज हो रहा है हमारा सी लेवल, 3.7 mm बढ़ता जा रहा है। अगर ये 100 साल तक ऐसे ही बढ़ता चला गया तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी कंडीशन देखने को मिलेगी। ग्लेशियर जो है हिंदकुश रीजन के, जो आपका हिमालय वाला हिंदकुश बेल्ट है पूरी, उसके ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं। आप खुद देखो ना कितना पानी ऊपर से आ रहा है, फ्लडिंग कितनी नीचे जो डाउन स्ट्रीम में देखने को मिल रही है, हीट वेव देखने को मिल रही है नॉर्दर्न इंडिया में, इधर के साइड सब रीजन में। फिर नॉर्दर्न स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है पूरा, इसमें हाई अमोनिया कंसंट्रेशन देखने को मिला है ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ बर्निंग ऑफ बायोमासेस। अब जो आपका रीजन है, जो आपका गंगा का रीजन है, जो इंडो गैंगेटिक बेल्ट है, इसमें पानी के अंदर हाई अमोनिया कंसंट्रेशन देखा गया। क्यों देखा गया? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ बायोमासेस। इसी कारण की वजह से वहाँ पे हाई अमोनिया कंसंट्रेशन देखा गया। उसके बाद वार्मिंग ऑफ द ट्रॉपिकल वाटर, मेल्टिंग ऑफ हिमालयास। तो ये सारी कंडीशन इंडिया के लिए वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। क्लाइमेटिकल चेंज के ऊपर कोई भी ऐसे आए तो ये 5-6 लाइन IPCC रिपोर्ट की याद रखना। टेम्परेचर राइजिंग, हिंदकुश मेल्टिंग,
इंडो गैंगेटिक प्लेन हाई अमोनिया कंसंट्रेशन और हीट वेव और जो वार्म टॉपिकल वाटर जो वार्म हुआ है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर आंसर राइटिंग के लिए आएगा। अब कुछ सजेशन दिए हैं, सजेशन वही हैं, ऊपर वाले सजेशन नीचे चिपकाएंगे जो आप गलती कर रहे हो। तो कुछ आईपीसीसी रिपोर्ट ने सजेशन भी दिए हैं, वो सजेशन आपको खुद सोचने हैं वो सजेशन क्या क्या है। वही सजेशन होंगे कि कम फॉरवर्ड, आगे आओ बेचारों, काम कर लो 2023 तक, रिडक्शन कर दो चीज़ों का, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर लो, सब मिल के बात कर लो, डेवलप नेशन डेवलपिंग कंट्री की हेल्प कर दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो ताकि वो भी अच्छे से कर पाएँ। सब कंट्री को साथ में आना है, हाथ मिलाना है, आगे बढ़ना है, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी का फेवरेट डायलॉग है सबका साथ सबका विकास, तो उस डायलॉग को याद रखो। नो न्यू कोल प्लांट बिल्ड आफ्टर 2021। अब ये 2021 चल रहा है, कोई नया कोल्ड प्लांट डेवलप मत करो। स्पेशली जो OECD नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD कंट्री है, कम से कम उनको तो फेज आउट कर देना चाहिए 2030 तक कोल वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से, ये बोला है। 2030 तक सोलर विंड की जो कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको कहीं इंक्रीज कर लो। और ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, वर्ल्ड इंडिजीनियस जो पीपल यूज़ करते थे चीज़ों का, उसका कहीं चीज़ों का देखो, घूम फिर के मॉडर्नाइजेशन पे घुसे, पीक पे पहुंचे। हर चीज़ की पीक होती है, पीक पे गए फिर नीचे को वापस मोड़ दिया उसने कि नीचे जाओ, इंडिजीनियस चीज़ें ढूंढो, तो दोबारा नीचे को भेज दिया। टेक्नोलॉजी ऐसी अपनाई करो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम कर पाओ। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कम करनी है क्लाइमेटिकल चेंज को आज के तारीख में, इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है स्ट्रेस हेल्थ केयर वर्कर टर्न टू, आपको ये एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसको निम्स करके नाम दिया गया, निम्स करके नाम दिया गया है, और ये बेंगलोर के अंदर है। तो इसमें क्या देखा गया, अभी पेंडेमिक आया, लोग एक दो घरों में कैद हो गए, घरों में कैद होने के बाद क्या देखेगा, मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर इंडिया में इतना खतरनाक देखा जा रहा है कि लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। लोग जब तक सिर नहीं खुलता ना और खून नहीं निकलता तब तक हॉस्पिटल नहीं जाते, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो या कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, स्ट्रेस ड्यूरिंग द कोविड। तो हम इसमें कुछ रिपोर्ट पढ़ेंगे। अभी लेंसेंट जो एक इंस्टीट्यूशन है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उसने बोला है इंडिया के अंदर 7 आदमियों में से 1 आदमी को मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। 2017 तक उसने बताया था, अब तो 2020 आ चुका है और 21 आ चुका है, तो आप खुद लगा सकते हो 7 में से 2-3 तो हो गए होंगे। तब तक 7 में से 1 था 2017 तक, अब 7 में से 2-3 हो गए होंगे। तो ये मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या बताया गया है कि मेंटल हेल्थ केयर का इशू जो इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मेंटल हेल्थ सिचुएशन है इंडिया में, वो एक तरह से एकदम साउदर्न स्टेट जो है वहाँ पे कुछ बेड, जो साउदर्न स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे कुछ ज़्यादा है। होता है कि डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये कारण है कि देखो गांव में क्या लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, खुशी से बात करते हैं। जब डेवलपमेंट बढ़ता है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन आता है, तो लोग सेपरेट होते हैं, वो फिर वो फैमिली भी सेपरेट होने लगती हैं। तो यही भी एक कारण बनता है मेंटल डिसऑर्डर का। तो इसलिए साउदर्न स्टेट जो है इंडिया की, उसमें मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा क्यों है, कारण क्या है कि मोर अर्बनाइजेशन, मोर मॉडर्नाइजेशन और मोर डेवलपमेंट वहाँ पे है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर भी देखा गया है। तो अब याद रखो कि बुद्धा ने क्या बोला था, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू हैव टू फिनिश योर डिज़ायर। तो आपको डिज़ायर ख़त्म करनी पड़ेगी अपने दिमाग से। फिर शार्प जेंडर डिवाइड। शार्प जेंडर डिवाइड कैसे, मतलब जेंडर डिवाइड किया जाता है कि ये फीमेल है, ये मेल है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये भी कई कारण बनते हैं कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर के। वाई मेंटल डिसऑर्डर हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया इज़ बैड। इंडिया में बैड क्यों है, एक तो इनएडुकेट स्पेंडिंग है, जो हमारी सरकार है वो इस पर खर्चा नहीं करती है। अगर आप देखोगे तो इंडिया स्पेंड 1.3% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ये 100 रुपये है ना हेल्थ सेक्टर के लिए, उसमें से मात्र 1.3 रुपये ही यूज़ होते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो एक ये कारण है, उसको हमें बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं 3 से 15% उसको करना होगा। ये बात, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखोगे जो हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, 1 लाख पॉपुलेशन पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं 0.01 जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है होना चाहिए, पर हमारे इंडिया में कितना है, हमारे इंडिया में है 0.069। तो मतलब इतना पर लाख पे इतना एक साइकेट्रिस्ट आपको मिलेगा, या फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो इनको हमें बढ़ाना होगा, जो मेंटल डिसऑर्डर के डॉक्टर्स हैं उनको भी आगे लाना होगा, उनको भी चीज़ें प्रोवाइड करने होगी। वाई मेंटल हेल्थ नीड टू बी गिव प्रायोरिटी। इसे प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए, क्योंकि जो सुसाइड होते हैं ना, वो मेंटल हेल्थ
की वजह से ही होते हैं, मोस्टली सुसाइड होते हैं। फिर जो डिसीज़ बर्डन है, आपके साथ में मेंटल डिसऑर्डर, आप कहते हैं ना दिमाग से परेशान रहेगा तो शरीर के अंदर नई नई बीमारियाँ दिखने लगेंगी, तो एक यही कारण है, जो दिमाग से परेशान रहते हैं ना उनके अंदर नई नई बीमारी दिखती है। ठीक है। 3 रिड्यूस लॉन्जिविटी, मतलब कि इसमें क्या कर रहा है कि ऐसे कुछ बोला है कि मतलब WHO ने अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि 10 से 25 साल ईयर का जो आप क्या करते हो, अगर आपके मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप 10 से 25 साल अपनी उम्र जो है उसे कम कर लेते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बोला है कि जो आपकी जो जीने की क्षमता ज़्यादा है ना, लाइफ का एक्सेप्टेंसी रेट ज़्यादा है आपका, वो कहीं ना कहीं आप घटा के कम कर लेते हो। अब इसके लिए सरकार ने क्या काम किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो पहला काम किया वो 2014 में काम करना स्टार्ट हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेके आए 2014 में, फिर राइट बेस्ड मेंटल हेल्थ एक्ट लेके आए 2017 में, फिर नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम लेके आए आयुष्मान भारत, क्योंकि आयुष्मान भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है हेल्थ के लिए। उसमें ये नहीं है कि आपको मतलब 5 लाख रुपए जो पर फैमिली को दिए जाएंगे, वो ये नहीं है कि मतलब आप किसी भी चीज़, आप कोई भी बीमारी के लिए उस पैसों का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये और क्या बोल रहे हैं कि व्हाट मोर स्टेप शुड बी टेकन, टेलीमेडिसिन लेके आओ, रिमूव करो जो स्टिग्मा है सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, पागल है ये तो, इंटीग्रेट अप्रोच लेके आओ, इंक्रीज़ करो काउंसलिंग वाले जो सिस्टम है उसको बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चलाओ, अवेयरनेस क्रिएट करो सोसाइटी के अंदर। जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत लाना सोसाइटी के अंदर ज़रूरत की बात है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक मेंटल हेल्थ। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है क्वाड के ऊपर। अभी मोदी जी ने वर्चुअली मीटिंग, देखो मोदी जी बैठे हुए हैं और क्वाड के सारे नेशन बैठे हुए हैं। क्वाड में है कौन कौन, ये है इंडिया। क्वाड क्यों बोल रहे हैं, देखो ये 4 भाग में बना, 4 कोने बन रहे हैं इसके, इसको क्वाड बोला गया। एक ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में, इधर इंडिया है क्वाड के अंदर, इधर जापान है क्वाड के अंदर, और इधर USA है। ये सारा क्वाड बनाया क्यों, देखो इन चारों के बीच में एक रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है, इसको नाम दिया गया इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन, इस रीजन में शांति लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए और ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए ये क्वाड बनाया गया है। ये सारा जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन को, तो यही है कहीं ना कहीं जो है चाइना कंट्रोल जो कर रहा है क्वाड में, आगे बढ़ना दिखता जा रहा है चाइना, उसको कंट्रोल करने के लिए इस क्वाड का डेवलपमेंट किया गया है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4 कंट्री तो आपको पता लगी क्वाड में कौन कौन सी है। इसमें सब डेमोक्रेटिक नेशन है। इंडो पैसिफिक रीजन को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल चैलेंज फेस कर रहा है। ग्लोबल चैलेंज वही क्या, साउथ चाइना सी में चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ना, और भी जो फ्रेजाइल सिस्टम है उसको ठीक करना, इन सब चीज़ फोकस किस पे करना है। जो कोविड-19 से प्रॉब्लम आई है, क्लाइमेटिकल चेंजिंग, जो भी कुछ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ उन्होंने प्लेस लिए, शपथ लिया कि फ्री ओपन करेंगे सबके लिए, इक्वल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, जो मैंने ऊपर बताई गा के वही सारी बात की है। फिर हाईलाइट किया कि कुछ क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप भी करेंगे कि लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए, पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए सब नेशन मिलकर। तो उसके लिए एक वैक्सीन मैत्रा इनिशिएटिव भी चलाया गया, इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। फिर वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव में क्या कि इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंडिया टू कोविड-19 वैक्सीन टू नेबर कंट्री, इनको देने के लिए। आप बोलोगे ना मोदी को गाली दे रहे थे कि श्रीलंका को वैक्सीन बांट रहा है, भूटान को क्यों दे रहा है, तो वो यही आदमी है, यही कारण है, वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव इसी के अंदर दी गई है। तो ये सब इसके अंदर है। डिस्कशन किया चाइना को कंट्रोल कैसे किया जाए, कि चाइना जो इधर उधर अपने पैर घुसा रहा है, हांगकांग में, आपके जिनजेंग में, फिर ताइवान के स्ट्रीट में, फिर शेनकाकू जो आइलैंड है ये जापान के है, तो वो बोलता है चाइना मेरे हैं, जापान बोलता है मेरे हैं। तो शेनकाकू आइलैंड में उंगली करना, साइबर अटैक करना चाइना का, साइबर सिक्योरिटी इंडिया को हार्म करना, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इसको बनाया गया है। इंडिया स्टैंड क्या है इसमें, तो क्वाड क्या है, यूनाइटेड में डेमोक्रेटिक वैल्यू शेयर करेगा, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। और हम क्यों जुड़ रहे हैं, हमारा एक वर्ड है वासुदेवा कुटुम्बकम, मतलब कि सबका स्वागत है, द वर्ल्ड एज ए वन फैमिली। तो वर्ल्ड एज ए वन फैमिली की जो बात हुई है वो इसी वजह से हुई है कि हम इसमें आना चाहते हैं। अमेरिकन स्टैंड क्या है, वो नाटो एक तरह से है, उसको बढ़ाना चाहता है, क्लाइमेटिकल बात करना चाहता है, कॉपरेशन करना चाहता है, अमेरिका का ये है। ऑस्ट्रेलिया क्या, ऑस्ट्रेलिया को न्यू परमानेंट पावरफुल रहना उस रीजन में, इसलिए। जापान क्या बेचारा, वो वैसे ही घबराया रहता है कि चाइना उसे कभी सेंकाकू आइलैंड मेरे हैं, कभी कुछ है, फ्रेजाइल एरिया है उसका पूरा, वो भी प्लीज़ स्टेबिलिटी चाहता है वो। अब चाइना अपने कहीं ना कहीं जो सारी अप्रोच है ना वो चाइना वो इर्द गिर्द घूमती है क्वाड। चाइना ऑलरेडी बोल चुका है ये एशिया नाटो है, ये एशिया नाटो है, क्वाड को एशिया नाटो बोल चुका है चाइना कई बार। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। क्वाड है क्या,
4 नेशन अलाइंसेस है, इस्टेब्लिश 2007 में ये मतलब किया गया था। एशिया बोल दो या मिनी नाटो, चाइना ऑलरेडी इसको बोल चुका है मिनी नाटो। 2020 में यूएस चाइना इकोनॉमी सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ कमीशन बैठा था, इन सब चीज़ों पे बात की गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, फिर इवोल्यूशन हुआ। 2012 में डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बना, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। 2017 में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान गिफ्ट शेप टू क्वाड। 2012 में बात करनी स्टार्ट हुई, 2012 में इसको डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बोलते थे। उसके बाद 2017 में सीधा बोल दिया क्वाड बन चुका था, क्वाड नेशन में शक्ल ले चुका था। अभी क्या काम करता है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक जो स्टेप लेने हैं सब पे ये काम करता है। और जो हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती थी, पहले 2-3 कंट्री थी उसमें, अब जितने क्वाड के नेशन है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट किया करेंगे। जब ये एक्सरसाइज चलती थी, ट्रायल लेटर नेवी एक्सरसाइज थी, इंडिया, जापान, यूएस था, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। तो मालाबार एक तरह से क्वाड की एक्सरसाइज है और नेवल एक्सरसाइज है जो पैसिफिक और इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं की जाती है। तो ये हमने पढ़ा क्वाड के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला, जो लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच है उसने बोला है काउ स्लिटरिंग इज द सीक्रेट डज नॉट इफेक्ट द पब्लिक ऑर्डर। अगर काउ को आप एक उसमें किसी आदमी को मतलब पकड़ा था, उसके ऊपर NSA लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला है अगर वो कोई सीक्रेट रूप में मतलब कहीं सीक्रेट जगह वो गाय के मतलब स्लॉट कर रहा है तो वो कहीं पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट तो नहीं कर रहा है। बस इतना याद रखने के लिए याद रखो, ये सारी न्यूज़ आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है, कॉमन सर्वे टू काउंटेड द एलिफेंट एंड द टाइगर। तो एक कॉमन सर्वे कराया जाएगा। पहले जैसे अलग अलग सेंसस होते थे ना, टाइगर का अलग होता था, एलिफेंट का अलग होता था, अब दोनों का कॉमन कराया जाएगा सर्वे। अब इस सर्वे में क्या किया जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। गला थक गया 1 घंटे बोलते बोलते। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।